वेलकम टू लीगल बोल। दोस्तों, फेक चेक बाउंस केसेस में ऐसा देखा जाता है कि शिकायतकर्ता वो व्यक्ति होता है जिसे आपने कभी देखा ही ना हो और आपका चेक उस तक पहुंचाने में आपके किसी नजदीकी यार दोस्त या फिर रिश्तेदार का हाथ होता है जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो। इसलिए दो बातों का विशेष ध्यान रहे। एक तो चेक बुक संभाल कर रखनी है, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, और दूसरा, चेक पर एडवांस में सिग्नेचर करके नहीं रखने हैं। दोस्तों, बार बार लगातार चेक बाउंस की कंप्लेंट में एक ही स्टोरी देखने को मिलती है कि आरोपी के मुझसे कॉर्डियल रिलेशन थे। आरोपी ने मुझसे पर्सनल यूज के लिए लोन लिया और जब लोन लौटाने का समय आया तो आरोपी ने मुझे चेक दिया जो बाउंस हो गया। इसलिए मुझे सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जिसकी सेम स्टोरी है और इस केस में आरोपी के पास अपने डिफेंस में कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं था, लेकिन फिर भी ट्रायल कोर्ट आरोपी को बाइज्जत बरी करती है। इस केस का टाइटल है सोनू वर्सेस अमित। सोनू शिकायत करता है, अमित आरोपी है और मैं आरोपी अमित की ओर से बतौर वकील पेश होता हूं। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल जज साहिबा मैडम खुशबू गोयल जी ने इंफॉर्मेटिव जजमेंट दिया है, क्योंकि इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हिस्टोरिकल जजमेंट को हाईलाइट किया गया है और इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट पर दी गई गाइडलाइंस को ब्रीफली बताया गया है। ट्रायल के दौरान शिकायतकर्ता अपने पक्ष में क्या दस्तावेज पेश करता है, मेरे शिकायतकर्ता से क्या सवाल जवाब रहते हैं और कैसे आरोपी का डिफेंस तैयार होता है, ये सब आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। केस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्लेंट में शिकायतकर्ता का कहना था कि उसके आरोपी से मैत्रीपूर्ण संबंध थे और इन मैत्रीपूर्ण संबंधों के चलते आरोपी अमित ने मुझसे 9 जनवरी 2018 को 4 लाख रुपए डोमेस्टिक पर्पस के लिए उधार लिए फॉर 1 मंथ। कुछ दिन बाद 30 जनवरी 2018 को आरोपी मेरे घर आया और मुझे 4 लाख रुपए का चेक देकर चला गया, जो मैंने उसी दिन इनकैशमेंट के लिए बैंक में लगा दिया। चेक बाउंस हो गया और रीजन रहा इनसफिशिएंट फंड्स। अब 21 फरवरी 2018 को मैंने आरोपी अमित को डिमांड नोटिस दिया, जिसका आरोपी ने मुझे ना तो कोई रिप्लाई किया और ना ही मेरा लोन अमाउंट मुझे वापस लौटाया। इसलिए मुझे सेक्शन 138 की कंप्लेंट फाइल करनी पड़ी। दूसरी ओर आरोपी अमित का कहना था कि मैंने शिकायतकर्ता से कोई रुपया उधार ना लिया है। मैं बस 1 या 2 बार ही अपने रिश्तेदार के माध्यम से शिकायतकर्ता से मिला हूं, इससे ज्यादा मैं शिकायतकर्ता के बारे में नहीं जानता और यह चेक मैंने अपने रिश्तेदार को दिया था, ना कि शिकायतकर्ता को। शिकायतकर्ता ना ही मेरा दोस्त है और ना ही हमारे बीच कोई पारिवारिक या बिजनेस रिलेशन है। आरोपी यह स्वीकार करता है कि उसे शिकायतकर्ता का भेजा हुआ डिमांड नोटिस मिला था और मैंने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया। आरोपी यह भी स्वीकार करता है कि विवादित चेक उसके ही अकाउंट का है और उस पर जो सिग्नेचर है वह भी उसके ही है, लेकिन चेक पर बाकी की डिटेल मेरी हैंडराइटिंग में नहीं है और ना ही मैंने कभी यह चेक शिकायतकर्ता को दिया। दोस्तों, यहां पर आरोपी के पास कहने के लिए तो काफी कुछ था, लेकिन दिखाने के लिए ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं था जिसे न्यायालय में वह अपने डिफेंस में पेश कर सके और यह साबित कर सके कि वह शिकायतकर्ता को नहीं जानता और यह चेक उसने शिकायतकर्ता को नहीं दिया। जबकि इस एक्ट की सेक्शन 118 और 139 आरोपी के खिलाफ और शिकायतकर्ता के पक्ष में कहती है कि चेक जारी किया जाना इस प्रजम्पशन का आधार है कि आरोपी पर कोई कर्ज या लायबिलिटी थी और यह चेक उसी कर्ज या लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए जारी किया गया है। और अगर यह गलत है तो यह आरोपी को साबित करना होगा कि उस पर कोई कर्ज नहीं था। आरोपी को साबित करना होगा कि यह कंप्लेंट फेक है और उसके चेक का मिसयूज किया गया है। आरोपी कोर्ट के सामने कंप्लेंट के फेक होने का अगर जरा सा भी डाउट क्रिएट कर देता है तो अपनी कंप्लेंट को सही साबित करने का बर्डन फिर शिकायतकर्ता पर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन इस कंप्लेंट में आरोपी के पास डिफेंस में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं था जिससे उसका बचाव किया जा सके। तो अब मेरे पास आरोपी का डिफेंस तैयार करने के लिए एक ही ऑप्शन बचा और वो था शिकायतकर्ता का क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसके जरिए कंप्लेंट में बताए गए फैक्ट्स को गलत साबित किया जा सके और यह डाउट क्रिएट किया जा सके कि जो कंप्लेंट में बताया गया है उन सर्कमस्टांसिस में डेट या लायबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। दोस्तों, अब आगे वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस कंप्लेंट में मैंने आरोपी का बचाव करने के लिए शिकायतकर्ता से क्या क्वेश्चन किए और क्यों किए। अब कोर्ट में ट्रायल चलता है और जिरह केस में मेरे शिकायतकर्ता से जो क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितना पढ़े लिखे हैं।
जिसके जवाब में शिकायतकर्ता कहता है कि वह ग्रेजुएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्या काम करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है? शिकायतकर्ता का जवाब, लोन दिए जाने के समय 2018 में मेरी गारमेंट की शॉप थी जो रेंट पर थी, अब मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूं। क्वेश्चन, 2018 में आपकी सालाना आय कितनी थी? शिकायतकर्ता का जवाब, 7 लाख रुपए। क्वेश्चन, आप 7 लाख रुपए का कोई इनकम प्रूफ दिखा सकते हैं? शिकायतकर्ता का जवाब, नहीं। क्वेश्चन, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं जो आप पर डिपेंड हैं? शिकायतकर्ता का जवाब, 4। क्वेश्चन, आपके मंथली एक्सपेंसेस कितनी हैं? शिकायतकर्ता का जवाब, 20 से 25,000 रुपए। क्वेश्चन, आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं? शिकायतकर्ता का जवाब, नहीं। क्वेश्चन, आपने आरोपी को लोन कैश में दिया या चेक से? शिकायतकर्ता का जवाब, कैश में दिया। क्वेश्चन, 4 लाख रुपए आपने कहां से लाकर दिए, घर पर कैश रखा था या अकाउंट से निकाल कर दिए? शिकायतकर्ता का जवाब, अपने भाई के अकाउंट से निकाल कर दिए। क्वेश्चन, आपने अपनी कंप्लेंट में या फिर एफिडेविट में कहीं भी आपने कोर्ट को यह बताया है कि आपने अपने भाई से पैसा लेकर आरोपी को लोन दिया है? शिकायतकर्ता का जवाब, नहीं। क्वेश्चन, क्या आपने अपने भाई को विटनेस बनाया है? शिकायतकर्ता का जवाब, नहीं। क्वेश्चन, लोन ट्रांजैक्शन के समय वहां कौन कौन मौजूद था? शिकायतकर्ता का जवाब, कोई नहीं, बस मैं और आरोपी ही थे। क्वेश्चन, लोन के रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट, कोई इकरारनामा, प्रोमिसरी नोट या किसी भी तरह का कोई अन्य डॉक्यूमेंट तैयार करवाया गया था? शिकायतकर्ता का जवाब, नहीं। क्वेश्चन, चेक लेते समय वहां कौन कौन मौजूद था? शिकायतकर्ता का जवाब, कोई नहीं, बस मैं और आरोपी। क्वेश्चन, आरोपी को आप कब से जानते हैं? शिकायतकर्ता का जवाब, 2017 से। क्वेश्चन, आरोपी के साथ आपके पारिवारिक संबंध है या व्यवसायिक संबंध है? शिकायतकर्ता का जवाब, फ्रेंडली। दोस्तों, केस से रेलेवेंसी रखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने शिकायतकर्ता से पूछे। यहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से मैंने यह साबित करने का प्रयास किया कि शिकायतकर्ता की फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी थी, वह आरोपी को लोन देने में सक्षम था या नहीं। दूसरा, यह साबित करने का प्रयास किया कि शिकायतकर्ता एक सामान्य बुद्धि रखने वाला इंसान है जो समाज में रहता है, और एक प्रॉपर्टी डीलिंग जैसा काम करने वाला इंसान किसी को कैसे बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी सिक्योरिटी के कैसे 4 लाख रुपए लोन दे सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में शिकायतकर्ता ने जो कहा उसके अनुसार उसने 4 लाख रुपए आरोपी को जनवरी 2018 में बिना किसी विटनेस के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के उधार दिए, जबकि वह 2017 में ही आरोपी को जानने लगा था। शिकायतकर्ता एक पढ़ा लिखा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाला व्यक्ति है। क्या वह एक ऐसे इंसान को 4 लाख रुपए बिना किसी लिखत पढ़त के देने की गलती कर सकता है जिसे वह कुछ ही महीनों से जानता हो और जिसके साथ उसके कोई पारिवारिक या बिजनेस रिलेशन भी ना रहे हों? शिकायतकर्ता ने अपनी कंप्लेंट में कहा था कि आरोपी ने लोन 1 महीने के लिए लिया था, जबकि बिना किसी डिमांड के आरोपी 20 दिन बाद 30 जनवरी 2018 को ही चेक शिकायतकर्ता को उसके घर पर आकर दे गया। उस समय भी शिकायतकर्ता के घर पर परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था जो चेक ट्रांजैक्शन या लोन ट्रांजैक्शन की गवाही दे सके। यह पॉइंट डाउट क्रिएट करता है। दूसरा, शिकायतकर्ता ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल पर नहीं ला सका जो यह दर्शाए कि लोन दिया गया है। चेक पर भी जो एंट्रीज की गई हैं उनकी इंक भी अलग थी और हैंडराइटिंग भी आरोपी की नहीं थी। ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने अपने जजमेंट में जगदीप सिंह वर्सेस जरनैल सिंह के केस को हाईलाइट किया, जिसमें 9 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेड नहीं थी। एंड इट इज हाईली इम्प्रोबेबल दैट ए पर्सन वुड एडवांस ह्यूज अमाउंट टू अनदर पर्सन विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन और सिक्योरिटी। ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने माना कि यह सेटल्ड लॉ है कि शिकायतकर्ता को यह प्रूव करना चाहिए कि जो चेक डिसऑनर हुआ है वह एग्जिस्टिंग लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए इशू किया गया था, और अगर शिकायतकर्ता चेक के एग्जीक्यूशन को प्रूव करने में फेल हो जाता है या साबित नहीं कर पाता कि आरोपी की लायबिलिटी कानूनी रूप से एनफोर्सेबल थी, तो आरोपी को बरी किया जाएगा, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। आरोपी को एक्विट किया गया। दोस्तों, चेक बाउंस केस में आरोपी को अपने बचाव में केवल एक ही पॉइंट पर फोकस करने की जरूरत होती है। उसे कोर्ट में साबित करना होगा कि उस पर किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी या कर्ज नहीं था, और इसके लिए आरोपी को या तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एविडेंस के रूप में कोर्ट के सामने लाना होगा, या फिर ऐसी संभावनाएं कोर्ट के सामने रखनी होंगी जिसकी रोशनी में कोर्ट को यह डाउट क्रिएट हो
कि शिकायतकर्ता रियल फैक्ट्स को छिपा रहा है और उसकी कंप्लेंट में कोई ना कोई झोल जरूर है। केस कोई भी हो, परिस्थितियां कोई भी हो, आप चाहे आरोपी हो या शिकायतकर्ता, यह सेटल्ड लॉ है कि वन हु डज नॉट कम टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स डज नॉट स्टैंड एंटाइटल्ड फॉर एनी रिलीफ। दोस्तों, अगर आप रिलीफ चाहते हैं तो आपको चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाना होगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा।